डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के हम काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहाँ पे हमने लेंज लॉ और फैराडे लॉ पढ़ा था, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। तो हमने क्या पढ़ा था, फैराडे लॉ क्या बताता है कि अगर चेंज होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा या फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फैराडे लॉ था उसके अंदर जो हमारा एप्सिलॉन आता है वो आता है -d∅/dt। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। एप्सिलॉन क्या है? इंड्यूस ईएमएफ, जो उसमें ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज क्रिएट हो रही है, करंट जनरेट हो रहा है जो वो। नेगेटिव साइन क्या बताया था मैंने? नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन। फिर हम लेंज लॉ में गए थे, तो लेंज लॉ हमारा क्या बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा रीजन को, प्रोड्यूस बाय विच इट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी जिस वजह से ये हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक करंट जनरेट हो जाता है, नेगेटिव करंट जनरेट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है, एक अपोजिट ईएमएफ जनरेट होता है, जो अगर इस तरह से हमारी कॉइल है और इसके अंदर इस तरह से हमारा मैग्नेट की वजह से करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और ये मैग्नेट मूव कर रही है, तो हमारा जो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखो ये तो एक हमारी साइंटिफिक फिनोमिना है जो एग्जिस्ट करती है किसी भी सर्किट के अंदर। जब वो प्रोसेस चल रहा है तो हम देखते हैं कि इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा प्रोड्यूस भी हो ईएमएफ या फिर इंड्यूस ईएमएफ भी उसी डायरेक्शन में हो। क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो इसका ऐसा होने का रीजन अपोजिट डायरेक्शन में ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिकली निकल के आता है एनर्जी कंजर्वेशन से, कि एनर्जी का कंजर्वेशन ही, क्योंकि इसी से हमारी इस पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, जब हमने अपना चैप्टर मोशन पढ़ा था। मैं क्विक रिवीजन सीरीज में भी आपको उस चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करूंगी, तो उसके मैं आगे धीरे धीरे आपको क्विक रिवीजन सीरीज में आपके साथ ये सब डिस्कस करूंगी। लेकिन कंजर्वेशन जो हमारा एनर्जी का टॉपिक है मेनली, वो क्लासिकल फिजिक्स से निकल के आता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। ये क्या है? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज द ओनली चेंज ऑफ फॉर्म। एनर्जी क्या है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। एनर्जी हमेशा हमारी क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगी? हमेशा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट या फिर किसी भी पर्टिकुलर कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर, एनर्जी हमेशा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं इस बोर्ड की बात करती हूँ तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, मैं हूँ, मेरी भी एनर्जी कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सर्किट होगा, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। सिर्फ क्या होगी? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। वहाँ आपको याद होगा, हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब ये बात हमें समझ आ गई कि एनर्जी कंजर्व होती है, यानी वो कांस्टेंट होती है। अब पहले देखो, हमें ये बात एक्सप्लेन करनी है कि ऐसा क्यों है। लेंज लॉ हमेशा ये क्यों बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ अपने जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, उसके लिए हम पहले ये मानते हैं कि लेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम है। ठीक है, देखो जब ये दोनों सेम होंगी, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है,
क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। अब देखो ये क्या है, इसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, यानी इसमें एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई इसके अंदर, क्योंकि इसने क्या किया, इसको बी को इंक्रीज किया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली हमारा बी जो है इंक्रीज होता जा रहा है। फ्लक्स से जो निकलने वाला मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, और जिसकी वजह से जो कॉइल है इसके अंदर भी कंटिन्यूअसली एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज 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 हो रही है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो रही है, यानी कि इस कॉइल के अंदर हम इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क। हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इस मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से हम इनफाइनाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल। फिजिक्स साइंस क्या बोलता है कि एनर्जी इनफाइनाइट हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। एनर्जी तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी। जो टोटल एनर्जी होती है, नेट एनर्जी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये तो हमारे फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट क्रिएट्स इनफाइनाइट एनर्जी विदाउट डूइंग वर्क। और एनर्जी क्या है हमारी, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करने में जो वर्क करना होता है वही तो हमारी एनर्जी की फॉर्म होती है। तो एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ वर्क, एक तरह से वर्क ही था। और यहाँ पे जब हमें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, तो इनफाइनाइट एनर्जी कैसे क्रिएट हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ईएमएफ कांट हैव सेम डायरेक्शन as changing magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। बी ऐसे जा रहा है तो बी इंड्यूस ऐसे आएगा। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, ये मैकेनिक एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिज्म हो रही है, यहाँ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, और क्या है ये, हम क्या बता रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है यहाँ पे। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रही है, करंट क्रिएट कर रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब देखो क्या होगा, जब ये हमारा इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं बी के। जो हमारा ईएमएफ, जो हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है, उसको अपोज कर रहे हैं। जब देखो इसको अपोज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये इस बी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यानी यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करना मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है, और ये वर्क डन क्या हो रहा है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हमारी क्या कर रहा है, वर्क किया हमने, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास है, और ये इस वर्क क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि जितना वर्क होगा मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट की कोई कंडीशन ही नहीं है कि इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। जो इस पूरे सर्किट, इस पूरे लूप की एनर्जी है वो हमारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कब जब हमारा इंड्यूस ईएमएफ हमारे ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ फोर्स अप्लाई, क्योंकि इसने फोर्स लगाया इसके अगेंस्ट, जब इसने फोर्स अप्लाई किया तो यानी इसने कोई वर्क किया, और वर्क क्या कर रहा है, वर्क तो हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए तो हमें वर्क करना पड़ता है ना। तो इस तरह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है ट्रांसफॉर्म
हो जाती है, जितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो उस पर वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट सर्किट की एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। तो लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि लेंज लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, लेंज लॉ मतलब कि ईएमएफ हमेशा हमारा नेगेटिव ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज हमारा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ आया कि लेंज लॉ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में ही क्यों बात करता है, क्यों ये हमारा जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी वजह से ये हमारे प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस ईएमएफ, उसको क्यों अपोज करता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप किसी भी बारे में मैं आपको कोई वीडियो में बता रही हूँ या फिर आप कहीं और से भी पढ़ के आ रहे हो और आपको उस चीज़ पे कोई डाउट है, तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट कर, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना इंडक्शन, टाइप ऑफ इंडक्शन। ठीक है, हमारे इंडक्शन कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन कितने टाइप से होता है, देखो इंडक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्शन हमारा 2 टाइप से हो सकता है, नंबर 1 इज सेल्फ इंडक्शन एंड नंबर 2 इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ यानी खुद, अपने आप। जब इंडक्शन खुद से ही होता है, सेल्फ से होता है, तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब खुद से कैसे होता है, अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉइल होती है और सिंगल कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो एक ही कॉइल के अंदर, इनसाइड अ कॉइल, द चेंजिंग इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस अ इंड्यूस ईएमएफ इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसी कॉइल के अंदर तो हमारा बी होगा और इसी कॉइल के अंदर हमारा बी आई होगा। ठीक है, इसी कॉइल के अंदर हमारा आई होगा और इसी कॉइल के अंदर हमारा इंड्यूस करंट आई आ जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई कॉइल है। ठीक है, ये राउंड, सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट तो अगर हमारा कांस्टेंट करंट होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स तो जनरेट करेगा, बट चेंजिंग करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करंट ही होना चाहिए। ठीक है, सपोज इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट फ्लो की डायरेक्शन हम मान के चलते हैं, सपोज क्या है ये, ठीक है, हम मान कुछ भी मान सकते हैं हम इसकी डायरेक्शन। सपोज इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन है। ओके, अब देखो क्या होगा, जब करंट फ्लो की हमारी ये डायरेक्शन है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इस तरह से। देखो फिर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये। ठीक है, इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, यानी ये इसको अपोज करेगा। ओके, इस तरह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जो हमारा ये है, ये वाला, ये कौन सा है हमारा, प्राइमरी करंट। ठीक है, और जो हमारा ये है हमारा इंड्यूस्ड। तो जब एक ही कॉइल के अंदर, एक ही सर्किट के अंदर हमारे प्राइमरी और इंड्यूस करंट दोनों फ्लो होते हैं, तो उस तरह के इंडक्शन को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। देखो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, हमारे करंट आई की वजह से। सपोज इस सर्किट के अंदर हमारा क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है सपोज। ठीक है, और इंड्यूस करंट है हमारा आई नोट, मान के चलेंगे। तो करंट आई फ्लो हो रहा है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, वो किस पर डिपेंड करेगा, करंट आई पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एल। हम यहाँ पे एल कांस्टेंट यूज करते हैं और इस एल को हम क्या बोलते हैं,
सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ कॉइल। और ये हमारा किस पे डिपेंड करता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ ये हमारी डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ सर्किट, हमारे सर्किट की ज्योमेट्री, यानी इसकी शेप क्या है, ये कितनी लेंथ में है, कितनी इसकी रेडियस है, अगर ये सर्कुलर है तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है हमारे एल की वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं सेल्फ इंडक्टर्स के इंड्यूस ईएमएफ निकालूं, यानी कि इसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो फाई जो होगा वो होता है हमारा एल आई, अगर मैं डी फाई अपॉन डी टी निकाल दूं तो वो कितना हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। और डी फाई अपॉन डी टी कितना होता है, एप्साइलन माइनस डी फाई अपॉन डी टी एप्साइलन होता है, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो हम फाइंड आउट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोलेनॉइड, तो यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, क्या होता है सोलेनॉइड, जब एक कॉइल होती है और उस कॉइल के ऊपर हम इस तरह से वायर रैप कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। सपोज इसकी लेंथ एल है, कितनी है एल, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इसके अंदर करंट आई देंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, हमारा इंड्यूस करंट आई नोट भी प्रोड्यूस हो जाएगा इसी के अंदर, जिस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इस फिनोमिना को। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, यानी हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड लेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी है एल, और इसकी रेडियस सपोज आर है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम, देखो मैं अभी आपको बताऊंगी। रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये वायर है हमारा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितनी बार हमने वायर को रैप किया है वो भी तो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कितना होगा, सपोज वो एन है, ठीक है। लेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, वो हमने मान लिया बी है। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर हम इससे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ इसी तरह से आएगी, और हम उन दोनों को इक्विवेलेंट करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है हमारा, ये तो है फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड पहले मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई होता है ना, म्यू नोट एन आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी डॉट डी एस। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स याद ना हो तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो आपको याद होगा ही ना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। अब देखो ये क्या है, मैग्नेटिक, ये हमारा सोलेनॉइड है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये क्योंकि सर्कुलर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं अगर डी फाई अपॉन डी टी निकालू, चेंज इन फ्लक्स, तो क्या होगा, देखो म्यू नोट हमारा क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर जो है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है वो भी कांस्टेंट है। ये चेंज क्या है, सिर्फ करंट ही तो चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर तैयार होकर आ गई है, पूरा सर्किट, तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ जो उसमें अप्लाई करंट है वही तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग टर्म क्या है, आई। तो ये सारी टर्म्स तो हमारी एक साथ आ जाएंगी, म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो एप्सिलॉन क्या होता है, बट ईएमएफ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है, क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी एप्सिलॉन की, माइनस म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर
di/dt। अब देखो क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है n, यानी कि एक टर्न में, ये सिर्फ हमारी एक टर्न की बात हुई है, तो एप्सिलॉन क्या है, एक टर्न का ईएमएफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्न का ईएमएफ। अगर हमें पूरी कॉइल की वजह से ईएमएफ निकालना हो जो जनरेट हुआ है, ये तो सिर्फ एक टर्न की वजह से जनरेट हुआ है, बट पूरी कॉइल, पूरे सोलेनॉइड की वजह से जो जनरेट हुआ है वो ईएमएफ कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स है हमारे वो निकालने पड़ेंगे, हमें कितने होंगे, तो टोटल टर्न्स इसके कितने हो जाएंगे, कितने होंगे बताइए। देखो एक टर्न क्या है हमारा n, पर यूनिट लेंथ यानी एक यूनिट लेंथ में हमारे टर्न है n, और टोटल लेंथ कितनी है cl। तो हम इसका एक टर्न, एक यूनिट लेंथ के टर्न को n के साथ l के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारे टोटल सोलेनोइड के टर्न्स आ जाएंगे। तो क्या आएगा, ईएमएफ ड्यू टू सोलेनोइड कितना आ जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन मल्टीप्लाई NL आ जाएगा। तो क्या आएगा वो, माइनस म्यू नोट n पाई r स्क्वायर। देखो एक n ये रहा, एक n ये रहा, n स्क्वायर हो गया L di/dt। बट ये किसके इक्वल होता है, माइनस LDI/dt के इक्वल होता है, नहीं होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे, म्यू नोट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L इज इक्वल्स टू L। तो ये L के इक्वल आ गया ना, जब हमने इसको कंपेयर किया तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। देखो अब क्या हो रहा है, म्यू नोट क्या है हमारी फ्री स्पेस परमिटिविटी, ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितने टर्म है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पाई हमारा कांस्टेंट है, r क्या है रेडियस ऑफ सोलेनोइड, यानी जितनी ज्यादा उसकी रेडियस होगी उतना ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। L क्या है उसकी लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यानी जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उसका इंडक्टेंस जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा लंबा हमारा सोलेनोइड होगा वो उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, जितना वो रेडियस उसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है म्यूचुअल, यानी कि अगर दो कॉइल एक दूसरे के पास प्लेस की गई हैं तो क्या होगा, फर्स्ट कॉइल के अंदर अगर हमारा करंट चेंज हो रहा है तो वो क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा, और वो जो चेंजिंग फ्लक्स होगा वो दूसरी कॉइल के अंदर जाएगा जहां वो क्या करेगा, इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। यानी कि व्हेन two coils places near to each other, then the change of current in one coil produce a induced current in second coil. This phenomena is known as mutual inductance, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो सपोज हमारे पास ये कॉइल है कोई, ठीक है, और एक कॉइल ये है, क्या हुआ, इसमें हमारा करंट आई था, इस चेंजिंग करंट की वजह से क्या हुआ, इसमें बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कहीं तक भी हो सकता है, क्या पता कितना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी ये दूसरी कॉइल आ जाती है, जिस वजह से इसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। The process of generating induced EMF in second coil due to first coil is called mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो फाई हमारा आई पे डिपेंड करेगा, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, फाई इज इक्वल्स टू एम आई,
और इसको क्या बोलते हैं हम, एम को म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब हम पढ़ते हैं इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, देखो चलो मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। नंबर 1, इसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, चेंजिंग करंट है तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज 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 होता जाएगा, जो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो कि क्या है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से इम्पॉसिबल। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है, कंट्रोल टू करंट जनरेशन, जो हमारा कंट्रोल टू करंट। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, करंट को एक स्टडी फ्लो दे रहा है। यानी कि देखो जैसे एक्स्ट्रा करंट जनरेट होता है, इसने क्या किया, इसको लेके इसको इंड्यूस करंट में चेंज कर दिया, जो इसको अपोज करेगा ओरिजिनल को। तो क्या होगा, एक स्टडी, एक कांस्टेंट करंट हमारे सर्किट से फ्लो हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है, जब हमारा करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो क्या होगा, वो वोल्टेज स्पाइक देगा नहीं देगा। तो जब ये करंट हमारा चेंज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ उस चेंज करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि यूज कर रहा है। तो क्या होगा, इससे वोल्टेज स्पाइक बच जाएगा, क्योंकि फिर हमारी वोल्टेज चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंट वोल्टेज स्पाइक्स। नंबर 3, देखो जब हम मास पढ़ते हैं, हम मैकेनिक क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम वहाँ क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज होने से रोकती है। इसी तरह से ये भी हमारे एक तरह से इनर्शिया का ही काम करता है। इंड्यूस करंट, सेल्फ इंडक्टेंस में जो इंड्यूस करंट है, ये भी तो हमारी एक इनर्शिया की तरह काम कर रहा है। क्या, यानी कि क्या कर रहा है, प्रिवेंट द चेंज ऑफ करंट। क्या कर रहा है, ये जो करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है उसको रोक रहा है। क्या कर रहा है, प्रिवेंट चेंज ऑफ करंट। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि वायरलेस करंट दे सकता है हमारा, क्या है, वायरलेस चार्जिंग। सबसे पहले क्या कर रहा है, वायरलेस करंट, यानी कि हमें इससे इसे करंट देना है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट को करंट देना है, तो हमें इनके बीच में किसी वायर, किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, वायरलेस करंट दे रहा है हमें। ठीक, यानी कि हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये यूज कहाँ कहाँ हो सकता है हमारा, ये यूज होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का, क्या था, लेंज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड टाइप ऑफ इंडक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।